लोगों के फेल होने का कारण साइंस थी। इनको पूछना, यहाँ बैठता है वो, अभी वो बाहर चला गया, पूछना वो उसी भर्ती में इसका सिलेक्शन हो जाता अगर साइंस इतने नंबर की नहीं आती तो। हाँ, और उसमें सेक्शनल कट ऑफ थी, साइंस को अलग पास करना पड़ता है, जीके को अलग पास करना पड़ता था। लोग इसी के अंदर, लोगों के 6 नंबर नहीं आए थे। सोचो एक बार आप, 6 नंबर में पास होते हैं, कईयों की 5.75, पास ही नहीं लोग। मेरिट में तो ऊपर चले गए वो, लेकिन कट ऑफ पार नहीं भी। देखो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट अगर सिलेक्शन लेना है तो। हो गया? देखो अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, देखो कोशिश करेंगे, 2 घंटे की क्लास है मेरी लगातार, ठीक है, और 2 घंटे की क्लास में ये चैप्टर है ना, मैं इस चैप्टर से अगर एक भी सवाल आएगा ना तो मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपका ध्यान केवल स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है? कोई भी आप नौटंकी नहीं करोगे क्लास में, और समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोष आपका नहीं, दोष मेरा रहेगा। समझ गए कि मैंने इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया? समझ गए? अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। देखो परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब होता है ले जाने वाला, ठीक है? मतलब एक ऐसा तंत्र अपनी बॉडी में जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो क्या कहलाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ गए? अब आपको पता होगा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, वैसे अगर ये नाम लिखा होता परिसंचरण तंत्र तब इसमें रक्त भी आ जाता। अपनी बॉडी में पानी का भी परिवहन होता है ना, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है, और अपनी बॉडी में यूरिया का, अमोनिया का, मूत्र का भी अपन विसर्जन करते हैं। तो आपको पता होगा कि वो भी बह करके ही बाहर निकलता होगा, तो है तो परिसंचरण ना वो भी। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं केवल किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो मैं केवल बात करूंगा रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। साथ साथ में बोलना, आपको याद हो जाएगा। आज की क्लास के बाद में आपको घर जाके किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ईमानदार से पढ़ोगे। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक का नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक का नाम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक का नाम है खुला परिसंचरण तंत्र और एक का नाम है बंद परिसंचरण तंत्र। अब एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है इनको समझना, बहुत आसान है। खुले का मतलब क्या होता है कि कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो खून होता है ना वो नलिकाओं में नहीं बहता है, वो खुले रूप से बहता है। समझ गए आप? सपोज करो कि अगर मान लो कि मुझे पानी का परिवहन करना है और मैं एक जगह से दूसरी जगह पानी का परिवहन करूंगा। एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं पाइपलाइन के द्वारा वहां तक भेज सकता हूं, और दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं खुले के द्वारा भेजूंगा। आपको पता है नदियों का परिवहन होता है, नदियों से पानी जाता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर नदी से पानी बहता है क्या आप उसको कंट्रोल कर लोगे? क्या नहीं होगा ना अपने पास कंट्रोल। इसका मतलब अगर अपन बात करें खुले परिसंचरण तंत्र की खास बात क्या है, इसके अंदर जो रक्त बहेगा वो खुले रूप से बहेगा, नलिकाओं में नहीं बहेगा। अब मुझे बताओ कि जब खुले में बहेगा तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या नहीं हो पाएगा कंट्रोल। जब कंट्रोल नहीं हो पाएगा इसका मतलब वो खुले में बहेगा। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि एक तो बहता नलिकाओं के अंदर पानी और एक बहता खुले रूप से पानी, तो कहां पर उसका वेग ज्यादा होगा? खुले में ज्यादा होगा या बंद में ज्यादा होगा? थोड़ा दिमाग लगा करके बताना है। मुझे एक चीज बताओ आप, एक आपके पास पाइपलाइन है, ठीक है, अब आपको पता होगा जब नलिकाओं में बहेगा ना तो आपको उसका वेग ज्यादा दिखाई देगा। अरे क्या बताओ, खुले में है। जब दाब ज्यादा होता है ना और जब क्षेत्र ज्यादा होता है, कभी भी देखना जब क्षेत्र ज्यादा होता है ना तो दाब कम हो जाता है, हो जाएगा ना कम। मुझे एक चीज बताओ आप क्या करना, अपनी बॉडी के अंदर एक सुई चुभोना, ऐसे खून की धारा एकदम तेज निकलेगी नहीं है, मतलब एकदम तेज खून निकलेगा। अब अगर मान लो कि आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो और आप फिसल गए मान लो गलती से, तो आपके पूरे शरीर में रगड़न लग गई। अब आपको पता होगा कि यहां से लेकर यहां तक आपका हाथ छूट गया, लेकिन क्या आपका खून उस प्रकार से बहेगा? क्या केवल वो एक बार बाहर लगेगा उसके बाद रुक जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा आपको पता होगा दाब उतना ही कम होगा। समझ के रटनी तो नहीं पड़ेगी ना आपको बातें। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे दाब क्या होगा? कम होगा, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे दाब क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा नहीं है।
इसका मतलब यहां पे अपन बात करें, देखो खुले परिसंचरण तंत्र की बात करता हूं तो कुछ बातें अपन जो मेन मेन है अपन लिख लेते हैं। खुले का मतलब यहां पे क्या होता है कि ये खुले रूप से बहता है। जब खुले रूप से बहेगा तो इसका दाब क्या होगा, अगर एरो का निशान नीचे है तो कम है। अब मुझे बताओ, जब ये नलिकाओं में बहता है, आपने पाइपलाइन देखी होगी, आपने घर में पानी का पाइप भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि मान लो कि ये पाइप जा रहा है और इसमें पानी बह रहा है इस प्रकार से, और आपने क्या किया, आगे से इसके एरिया को कम कर दिया। क्या एरिया को कम करने से वेग नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, दबाव बढ़ता है ना उसके ऊपर। आपने जैसे ही उस नोजल का मुंह संकड़ा किया तो उसका वेग क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। इसका मतलब बंद परिसंचरण तंत्र में दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं कि इसमें दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे एक चीज बताओ कि जब पानी सॉरी जब रक्त खुले रूप से बह रहा है तो ये इसका नियंत्रण आसान होता है या कठिन होता है? कठिन होता है। इसको अपन आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और ये इसका नियंत्रण करना क्या बताओ, आसान है। चलो मुझे एक चीज बताओ, अपनी बॉडी में जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला है या बंद है? बंद है ना। अब अपनी बॉडी में परिसंचरण तंत्र कैसा बताओ, बंद है, और वो नलिकाओं में बहता है। और नलिकाओं का नाम जानते हो कि धमनी और शिराएं होता है ना। एक चीज होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और एक ऐसी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है ना। और आपको एक नाम याद रखना है, धांसू। क्या याद रखना बताओ, धांसू शब्द याद रखना है। ध से धमनी, सू से शुद्ध, ध से धमनी, सू से शुद्ध। अब आपके पेपर में आएगा कि हमारे मनुष्य के अंदर जो धमनियां हैं वो किस प्रकार का रक्त लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध प्लस अशुद्ध दोनों होती है। अब अपन क्या बताएंगे बताओ, शुद्ध रक्त बताएंगे, समझ गए। और आप जानते होंगे अपवाद पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, तो ये कोई अछूता थोड़ी रहेगा अपवादों से, नहीं रहेगा ना। तो एक अपवाद अपने पास जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर रक्त किस प्रकार का बहेगा, अशुद्ध बहेगा ना फुफ्फुसीय धमनी में। अब पेपर में कभी भी ये नहीं पूछता है कि धमनियों में रक्त कैसा बहता है, पेपर में वो पूछता जो अपवाद होता है, जो अक्सर बच्चे कम याद रखते हैं। इसका मतलब फुफ्फुसीय धमनी में रक्त कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त, समझ गए आप। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि खुला परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है छोटे मोटे जीवों में। आपने नाम सुना होगा मोलस्का, आपने तो सुना होगा, आपने नाम सुना होगा ऑर्थोपोडा, सुना है ना। ये जो छोटे मोटे जीव होते हैं ना, इनके अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला होता है। अगर मैं बात करूं मनुष्य की, तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद होता है। तो यहां पे एग्जाम्पल क्या लिख दूंगा मैं, मनुष्य, और इधर क्या हो जाएगा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा। मैंने ये दो ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर अपन जंतु जगत का वर्गीकरण करते हैं ना, जंतु जगत का, तो जंतु जगत के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा स्थान कौन घेरता है, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा, समझ गए आप, यही ज्यादा होते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा। जितने भी छोटे मोटे कीट है ना वो किस में आएंगे, इन्हीं दोनों में आएंगे, समझ गए। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई क्या बताओ, कोई दिक्कत पूछ लो पर्सन यहाँ से, गड़बड़ तो नहीं करोगे ना। चलो आपको आ गया समझ में। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, अपन को तो पढ़ना केवल मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, बंद होता है। कैसा होता है बताओ, बंद होता है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है बंद परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब बंद है तो अपन मनुष्य की बात कर लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब अपन रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी। ये पर्सन आपके पेपर में आने लायक पर्सन है, और मुझे लगता है कि 100% आ सकता है आपके पेपर में। आपको कई बार पूछता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता किसको कहते हैं, जो आदमी खोज करता है वही पिता कहलाता है, वही तो होता है ना। तो आपको नाम रखना है इसके पिता का, विलियम हार्वे। क्या नाम है बताओ, विलियम हार्वे। आपके पेपर में जब नाम आएगा ना
तो आप एक नाम देखोगे कार्ल लैंडस्टीनर, देखोगे। अब ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, है ना, और दोनों रक्त से संबंधित है ना, इन्होंने सही भी बता दिया। आपने कभी ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा, सुना है ना, किसी में O पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव, किसी में B पॉजिटिव, किसी में B नेगेटिव। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इन ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप का जन्मदाता कौन हो गया? कार्ल लैंडस्टीनर। अब आपके पेपर में या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, तो आपको याद रखना है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने। लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, रक्त समूह के जन्मदाता। रक्त समूह के अगर मैं जन्मदाता की बात करूं तो रक्त समूह के जन्मदाता का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। समझ गए आप? ये दो नाम आपको याद रखना है और आपके पेपर में चांसेज है आने के। समझ गए? अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र कितने भागों में टूटता है। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो ये 3 भागों में अपन तोड़ करके बढ़ते हैं। पहले भाग में पढ़ेंगे रक्त के बारे में, पहले भाग में पढ़ेंगे रक्त के बारे में, रक्त क्या होता है। दूसरे भाग में पढ़ेंगे अपन हृदय क्या होता है, क्यों रक्त को पंप कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है। तीसरा भाग पढ़ेंगे कि इनके अंदर छोटी छोटी वाहिनियां पाई जाती है, किसी को धमनी बोलते हैं, किसी को शिराएं बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? तो मैं इनको क्या करता हूं, 3 भागों में तोड़ लेता हूं। देखो इसको एक बार मैं नीचे ले आता हूं। अभी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये इतना ही आएगा, गया वो भाग गया। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन रक्त के बारे में, एक पढ़ेंगे अपन रक्त वाहिनियों के बारे में, जैसे धमनी हो गई, सीरा हो गई। ठीक है। और एक अपन पढ़ेंगे हृदय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रक्त के बारे में। किसके बारे में बताता हूं? रक्त के बारे में। रक्त के बारे में पहला प्रश्न आपसे, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है। और चौथा है अपने पास ब्लडोलॉजी। हाँ, हेमेटोलॉजी होगा क्या, या हर्पेटो होगा, या हेपेटो होगा? हेपेटो होगा क्या? अब देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो जिन्होंने हेपेटो बताया है ना, हेपेटोलॉजी, जिन्होंने हेपेटोलॉजी बताया है ना, उनका सरासर गलत हो गया है ना। कुछ होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसका बताया है? यकृत का बता दिया। यकृत का अध्ययन क्या होता है? हेपेटोलॉजी होता है। अब देखो साथ साथ में आपके ये भी काम आएगा, है ना। आप किसका कहां पे बता देते हो वो अपन सुधार करना है। हेपेटोलॉजी किसका होता है? यकृत का। मैंने आपको एक नाम बताया, हर्पेटोलॉजी। देखो कितना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है ना। देखो यहां पे पेपर रे आ गया, बस इतना ही है। अब अगर मैं बात करूं ये किसका होता है, किसी को पता है? बता सकते हो? उत्तक का। चलो उत्तक का पहले लिख देते हैं अपन। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका होता है बताओ? उत्तक का अध्ययन होता है। देखो आपके पेपर में है ना ज्यादा हाईफाई चीजें तो आएगी नहीं, इस बात को आप जानते हो अच्छे से। लेकिन ये जो नॉर्मल चीजें है ना, आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार में मेरे भी याद नहीं हुआ था, और किसी के याद नहीं होता एक बार में, आपको बार बार पढ़ना होगा। और ये पेपर में 100% आती है चीजें। हर्पेटोलॉजी पता किसका अध्ययन होता है? सरीसृप एंड उभयचर का। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा। अब यहां पे गौर करना, हेपेटोलॉजी किसका होता है? यकृत का। हर्पेटोलॉजी सरीसृप एंड उभयचर का। और अगर मैं बात करूं हिस्टोलॉजी किसका होता है? उत्तक का। लेकिन मैंने अभी तक रक्त का नहीं बताया आपको। रक्त के अध्ययन की अगर मैं बात करूं, क्या बोला? ओस्टोमोलॉजी। किसका? रक्त का।
अब एक बार गौर करना, अपन बात करेंगे किसकी, रक्त की। वो अपने पास एडिशनल बातें थी, वो मैंने आपको साइड में कर दी। अब अपन बात करेंगे किसकी, बताओ, रक्त की। अब एक बार गौर करना, छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगर मैं बात करूं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। देखो कितना फर्क है, एक इतना छोटा सा गोले का फर्क है और इसका अर्थ बदल गया। देखो यहाँ पे हेपेटो था ना ये, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, देखो थोड़ी सी, ये हेपेटो हो गया क्या, बताओ। देखो सामने फोकस करना आपको, मैंने आपको कहा कि अगर आप ध्यान नहीं रहेगा ना बोर्ड पर, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है समझाने की। नहीं पढ़ना है क्या, चलो ठीक है। और किसी को भी जाना है क्या? देखो अगर जाना है तो भी चले जाओ आप, अब नहीं जाएगा ना कोई। देखो अगर मैं बात करूं अध्ययन क्या कहलाएगा रक्त का, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा बताओ, हेमेटोलॉजी कहलाएगा। अब अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं, मुझे की बताओ रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग। क्या पेपर में आने लायक प्रश्न है क्या ये, पूरी दुनिया को आता है ये। रक्त का रंग थोड़ी पूछेगा कोई वो, लेकिन रक्त का रंग लाल क्यों होता है ये पूछेगा आपसे। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। तो अगला पॉइंट क्या है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है बताओ, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बताओ, हीमोग्लोबिन के। अब एक बार गौर करना, इस शब्द को एक बार गौर से देखना आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन। इसको आप दो भागों में तोड़िए, हिम प्लस ग्लोबिन। कई बार पेपर में आया हुआ है ये, कई बार, और हो सकता है क्या पता अपने पेपर में भी आ जाइए, हिम प्लस ग्लोबिन। अब मुझे एक चीज बताओ आप, यहां पर हिम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। हिम का मतलब बर्फ होता है, लेकिन यहां पर हिम का मतलब बर्फ नहीं है। यहां पर हिम का मतलब क्या वो बताना है आपको। हिम का मतलब क्या होता है, नहीं पता, बर्फ। इतनी देर कहां थे आप, इतनी देर कहां थे आप। एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूं हिम, देखो इस हिम का मतलब होता है लोह वर्णक। हिम का मतलब क्या होता है बताओ, लोह वर्णक। आपके पेपर में आ सकता है कि हिम का मतलब क्या होता है, लोह वर्णक। हिम का मतलब क्या होता है बताओ, लोह वर्णक होता है, समझ गए आप। और लोह वर्णक होता है तो लोह को अपन Fe तो बोलते हैं, समझ गए। अब आपके पेपर में आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। क्या नहीं हो गया यहाँ पे अपना काम, सीधा प्रश्न तो नहीं पूछेगा वो आपको कि हीमोग्लोबिन के अंदर हिम का अर्थ क्या है, तो आप बता दोगे। वो आपसे टेढ़ा प्रश्न पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। अब आप कहोगे कि ये प्रश्न तो मास्टर ने करवाया ही नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पे लोह वर्णक का मतलब क्या होता है, लोहा ही तो होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। अब ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, यही तो बताया इन्होंने। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब आपके पेपर में आएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, ग्लोबिन। सोचो एक बार आप कि आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है, आपको पूछेंगे हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन है, उत्तर यहीं पे लगा हुआ है हीमोग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन। लेकिन आप उत्तर कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि पता नहीं आपको, तो कैसी सही हो जाए वो अलग बात है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, देखो कितनी जल्दी आंसर आया है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है बताओ, 7.4 होती है। मुझे बताओ रक्त की प्रकृति कैसी होती है,
रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। आपको पता होगा जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है, अगर वो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, अगर एग्जैक्ट के साथ होता है तो उदासीन होता है। 3 तो उत्तर आते हैं, अपने पास होता तो उत्तर ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आपने बता तो दिया ये कि क्षारीय होता है, लेकिन पेपर बनाने वाले को पता है कि ये कहां से बढ़कर के आए हैं और इनके पास कैसा नॉलेज है। अब वो इसी आसान प्रश्न को थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश करेगा, और उतना भी हार्ड नहीं है कि आपको चक्कर आने लग जाए पेपर में। वो आपसे पूछेगा कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो चलिए आप मुझे बताना कैसी होती है। वो तो बताऊंगा मैं आपको, हल्की क्षारीय, दूसरी क्या होती है बताओ, भारी क्षारीय होता है, नाम नहीं होता भारी क्षारीय, हल्का होता है। हल्का एक तो होता है प्रबल क्षारीय, ठीक है, एक होता है हल्का अम्लीय और एक होता है दुर्बल अम्लीय। बताओ कौन सा उत्तर होगा। रक्त की प्रकृति कैसी है, हल्की क्षारीय या भारी क्षारीय, हल्की अम्लीय या भारी अम्लीय। क्षार किधर जाए तो मान बढ़ता है क्षार का, 7 से 14 की तरफ जाते तब बढ़ता है, इसका मतलब 7.4 तो कम है ना, ये 7.4 तो कम है। इसका उत्तर क्या आएगा, हल्का क्षारीय। क्या आएगा बताओ, हल्का क्षारीय। अब एक चीज मुझे बताना, आप प्रकृति आपको पता चल गई क्या होती है, समझ गए आप। अब मुझे इसी बताओ, अपनी बॉडी के अंदर रक्त का निर्माण होता कहां पे है। बढ़िया प्रश्न है ये, राइबोसोम में। सरासर गलत बताया है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, सही बताया उन्होंने। देखो अगर मैं बात करूं, अपन किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं, मैंने आपको क्या प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा था मैंने आपसे। हाँ, निर्माण। निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। कहां होता है बताओ, अस्थि मज्जा में। और ये अस्थि मज्जा क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे। देखो बोन मेरो, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। ये अस्थि मज्जा कहां पाई जाती है, हाँ, यकृत में। अगर मैं बात करूं अपने पैरों के अंदर जो खोखली हड्डियां होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है ये। इस प्रकार की हड्डियां होती है, आपको बताओ खोखली हड्डियां होती है, वहां पे किसका निर्माण होता है बताओ, खून का निर्माण होता है, समझ गए। वैसे ये अस्थि मज्जा 2-3 प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा और सफेद अस्थि मज्जा, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, समझ गए आप। अब आप मुझे बताओ कि अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, खून का, रक्त का निर्माण होता है, इतना समझ में आ गया। अब रक्त जो निर्माण होता है, आपको पता रक्त तो बनता है अस्थि मज्जा में और वहां से सब जगह जाता है बाद में। अब मुझे बताओ रक्त निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो मैं नहीं कहता कि ये आएगा, मैं नहीं कहता ये नहीं आएगा, लेकिन आएगा इन्हीं में से कोई 1%। रक्त निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है, नहीं बता पाओगे। देखो हिम का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। और अगर मैं बात करूं अपन रक्त के संदर्भ में बात करें तो इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, पोइसिस का मतलब क्या होता है, बनना। पोइसिस का मतलब क्या होता है बताओ, बनना। और यहां पे हिम किसको बताएगा, रक्त को बताएगा, समझ गए आप। ये अपने पास आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये जो रक्त होता है ना, अगर मुझे बताओ कि अपनी बॉडी में अगर ये रक्त नहीं बहेगा तो क्या हमारे शरीर को ये जोड़ करके रखेगा क्या हमारे से, ये
नहीं जोड़ करके रखेगा। अगर अपनी बॉडी से खून चला जाएगा, क्या अपन अपने जीवन का अस्तित्व कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली ये रक्त हमें जोड़ करके रखता है। और रक्त मुझे बताओ किस अवस्था में पाया जाता है? तरल होता है, द्रव होता है, ठोस होता है, गैस होता है? तरल होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है? कह सकता हूं मैं। आपके पेपर में आएगा पर्सन कि रक्त के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बोल देगा आपको, तो आप बता दोगे ना। तो यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब मैंने यहां पर आपको हो सकता है 10 पॉइंट बताए होंगे, हो सकता है 2 पॉइंट बताए होंगे। मुझे बताओ किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अपने पास ये पॉइंट ऐसे हैं, आपको याद होने चाहिए ये किसी भी सूरत में। चलो एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछता हूं, सामान्य मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही बता रहा है क्या ये? 1.5 या तो तेज बोलो, सुन नहीं रहा। 1.5 बोल रहे हो क्या आप? तो रक्त की मात्रा एच में, मैं रक्त की मात्रा पूछ रहा हूं कि अपने शरीर में कितने लीटर खून होता है, ये पूछ रहा हूं। नहीं पता है? देखो अगर मैं बात करूं मनुष्य के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है ना, वो होती है 5 से 6 लीटर। इन्होंने सही बताया है। कितनी होती है बताओ? मैं बात कर रहा हूं सामान्य मनुष्य की, ठीक है। आप अगर मान लो कि किसी बीमार आदमी में के अंदर खून देखोगे तो उसके पास तो पहले से खून की जरूरत है उसको, तो उसमें 5 से 6 थोड़ी मिल जाएगा उसके अंदर। तो अपन हमेशा बात करते हैं किसकी? सामान्य मनुष्य की। जैसे अगर मैं मान लो कि आपको कंकाल तंत्र बढ़ा रहा हूं और मैं आपको कहूंगा कि वयस्क के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है ना। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास के अंदर, वो बोलते हैं कि गुरुजी इसके तो ना 300 है, कोई बोलते हैं इसके अंदर ज्यादा है। तो अपन बात करते हैं हमेशा सामान्य मनुष्य की। कईयों की अंगुली तो 6 होती है, तो उसमें हड्डियों की संख्या तो बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। समझ गए आप? सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर मैं सामान्य मनुष्य की बात करूं तो रक्त की मात्रा कितनी होती है? रक्त कितना होता है बताओ? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। समझ गए आप? अब मुझे बताओ कि मान लो कि एक व्यक्ति है और उसका वजन मान लो 60 किलो है। कितना किलो है बताओ? 60 किलो है। अब उसके अंदर रक्त का वजन कितना होगा? कई बार पेपर में आता है कि सामान्य मनुष्य में रक्त का भार मनुष्य के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? देखो मैं आपको बता देता हूं, पता है क्या आपको? देखो अपने शरीर का ये 15वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है बताओ? 15वां। मुझे एक चीज बताओ, आप एक बार 15 के अंदर, सॉरी 100 के अंदर 15 का भाग दो आप, लगभग 7% आ जाएगा ये। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, 15 छिकू 90, 15 7 105, यही होता है ना, मतलब 6 लगभग 7। अब आपको एक चीज बताता हूं, जब वो आपको भाग में पूछे ना कि कितनवा भाग होता है, तो आपको बताना 15वां भाग होता है व्यक्ति के वजन का। सामान्य मनुष्य के अंदर रक्त का भार मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत होता है, तब तो आपको बताना 7%। समझ गए आप? मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि जो पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी भावना को समझना, ठीक है। आप हड़बड़ी में गलत मत कर देना। अगर मान लो कि मेरा वजन 100 किलो है, तो मेरे अंदर जो रक्त होगा उसका वजन कितना होगा? मैं बता सकता हूं क्या? बताओ। 15वां भाग होगा। आप देख लो चाहे, 7% हो गया, 7 किलो हो गया। कितना हो गया? 7 किलो। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक लाइन ये लिख सकता हूं, रक्त का भार मनुष्य के भार का 7% होता है। मुझे बताओ इन बातों में कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं।
अभी ये रक्त है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं? सर जानने वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, कमेंट कर रहा है एक लड़का। जिसको आता है ना वो अपने जान में होशियार बनता ही है, अपने आप को होशियार समझते हैं जिनको आता है। किसके लिए कह रही है? मेरे लिए कह रहा है। मैंने पूछा था कि रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो कमेंट में आया है कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलो आपसे पूछता हूं कि मैग्नीशियम धातु किसमें पाई जाती है? उत्तर सही बताया है, जिसने भी बताया है धीरे से बोला था, मुझे सुन गया। हरित लवक में। मैग्नीशियम धातु किसमें पाई जाती है बताओ? हरित लवक में, समझ गए आप? देखो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, यहां भी लोगों को पता है जानकारी। अब देखो अपन बात करते हैं रक्त की। रक्त दो भागों में बढ़ता है, सही बात है यही, सही है। बताओ कौन कौन से फिर? अरे एक तो था प्लाज्मा और एक होता प्लेटलेट्स, सही है क्या? नहीं सही है, नहीं सही है, फिर आरबीसी नाराज हो जाएगी, मुझे तो शामिल ही नहीं किया। अगर अपन बात करें कि इनके दो भाग होते हैं रक्त का, एक होता तरल भाग और एक होता ठोस भाग। एक तो रक्त का तरल भाग और एक होता क्या? ठोस भाग। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रक्त के अंदर ठोस भाग भी होता है और रक्त के अंदर तरल भाग भी होता है, और ये वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, अब यहां पे गौर करना है बार आप, रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है और एक होता है ठोस भाग। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं तरल भाग की बात करूं तो रक्त के अंदर तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त के अंदर तरल भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। रक्त के अंदर ठोस भाग क्या कहलाता है? रक्त कणिकाएं क्या कहलाता है बताओ? रक्त कणिकाएं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों आ जाएंगे इसमें। क्या होता बताओ? रक्त कणिकाएं, समझ गए आप? अब मुझे एक चीज बताओ आप, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है रक्त में? पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है, कितनी बार ये। हाँ, अब सही बोला है।
प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। दूसरे कंडीशन में आपने सही बताया था, पहले आपने 99% बताया था, फिर आपने दूसरी बार में 55% किया इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं कितना परसेंट बच गया? ये 45% बच गया। अब एक बार गौर करना आप, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर एक तो जल पाया जाता है और एक लवण पाया जाता है। जल और लवण परसेंटेज पूछते पेपर में, मैं पहले बता रहा हूं आपको, परसेंटेज पूछते हैं ये, और ना जाने कितना पेपर में पूछा जा चुका है कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। पैसे प्लाज्मा, पैसे 55, अब कहोगे पैसे तो 50 भी होता है ना, लेकिन आपको याद रखना ये, समझ गए, पैसे 45 ही होता है ना, लेकिन आपको याद रखना ये। अब यहां पे गौर करना, प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%, और इसके अंदर एक तो होता है जल और एक होता है लवण। मुझे बताओ जल कितना परसेंट? 90%। लवण कितना परसेंट? 10%। लवण कितना परसेंट? 10%। समझ गए? कोई दिक्कत आपको? मुझे एक चीज बताओ, आप जब आप रक्त को चूसते हो मान लो, ठीक है, या फिर रक्त को आप स्वाद टेस्ट करते हो, तो रक्त का स्वाद आपको कैसा लगता है? अब मुझे बताओ, क्षारीय है तो क्षार कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, मीठा होता है? कड़वा होता है, नमकीन होता है। आप कभी भी देखना, आपको थोड़ा नमकीन लगता है, वो रक्त लगता है नमकीन। अब वो नमकीन हुआ कैसे? क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ था। उसमें क्या मिला हुआ था? नमक मिला हुआ था। सही बात है ना ये? अब अगर मैं बात करूं, जल कितना परसेंट? 90%। ना जाने कितने पेपर में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है, उस रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। उस 55% का 90%, कई लोग तो सोच रहे होंगे कि इसने 55% तो पहले लिख दिया, फिर 90% कैसे हो गया? इस 55% का 90% बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे का 90% नहीं बोल रहा हूं मैं। समझ गए क्या आप? इस 55% का 90% क्या होता है? जल, और इस 55% का 10% क्या होता है? लवण। समझ गए मेरी बातों को? अब देखना एक बार, आप थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना आप, ये लवण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होता है कार्बनिक लवण और एक होता है अकार्बनिक लवण। एक होता है कार्बनिक लवण और एक होता है अकार्बनिक लवण। मैं इनके ऊपर इतना क्यों ठहर रहा हूं? मैं स्किप भी कर सकता हूं इन चीजों को, लेकिन पेपर में इस चार्ट से, अगर आपके दिमाग में ये चार्ट रहेगा ना, तो मेरे से लिखवा करके लेना। हो सकता है कि 8 पेपर होंगे, 4 दिन चलेंगे ना पेपर आपके, 13, 14, 15, 16, 8 पेपर होंगे। अब आपको पता है कि वो रक्त का जब पूछेंगे, अगर मान लो कि इन्होंने रक्त वाला टॉपिक उठा लिया, तो मेरा जहां तक मानना है कि वो क्या करेंगे, ऐसा ही करते हैं वो। अगर उन्होंने रोग का टॉपिक उठा लिया तो वो सब पेपर में रोग पूछते हैं, ऐसा चलता है सीन। अगर उन्होंने रक्त का टॉपिक उठा लिया तो अब वो हर पेपर में रक्त पूछेंगे। अब क्या पता आपके पेपर में यहां से आ जाए, क्या पता किसी और के पेपर में आगे वाले से आ जाए। आएगा तो रक्त ही ना, आएगा तो रक्त ही ना, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना ये। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। अरे एक होता है कार्बनिक लवण, अरे एक होता है अकार्बनिक लवण। चलो मुझे बताओ आप, अब आपको थोड़ी सी बातें गहराई की बताता हूं मैं। मैंने आपको बता तो दिया कि रक्त थोड़ा सा नमकीन होता है स्वाद में, होता है कि नहीं होता है? अरे मैंने आपको ये बता दिया लवण के कारण होता है, आपका उत्तर सही भी हो जाएगा। लेकिन कौन सी लवण के कारण होता है ये बताओ आप? कार्बनिक या अकार्बनिक? 2 ही तो ऑप्शन है, क्या पता किसे सही हो जाए आपका। कार्बनिक। इतना सा पानी नहीं है ये चालू पर, डूब करके मर जाना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी नमक का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता है? NaCl। क्या कोई कार्बन आ रहा है उसमें? अब आ रहा है ना, कई बोलेंगे आ रहा है, देखो ये रहा। अरे ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन नहीं है। अरे ये NaCl किस प्रकार से कार्बनिक हो गया बताओ एक बार आप। आपने बिना दिमाग लगाए उत्तर दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? बिना दिमाग लगाए आपने उत्तर दिया था, गलत तो होगा ही आपका, है ना? फिर कहोगे मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया था। हाँ ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि स्वाधीन होता है रक्त। स्वाधीन होता है क्या? नहीं होता है स्वाधीन। देखो अगर मैं बात करूं, एक होता है कार्बनिक लवण, अरे क्या होता है बताओ? अकार्बनिक लवण। समझ गए आप?
अगर मैं अकार्बनिक लवण की बात करूं तो इसमें होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। इसमें होता है NaHCO3। क्या होता है बताओ? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा और भी लवण होते हैं। क्या कहीं कार्बन आ रहा है? क्या आप कहोगे ये आ रहा है ना, लेकिन ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। समझ गए आप? अब कार्बनिक लवण में क्या आएगा? प्रोटीन आएगी, कार्बोहाइड्रेट आएगा और वसा आएगी। उनमें ये वो फॉर्मूला होता है ना, वो पूरा कार्बन का बना होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या कार्बन नहीं आता है? क्या आता है? इसका मतलब इस कार्बनिक लवण में क्या आएगा? प्रोटीन आएगी, कार्बोहाइड्रेट आएगा और वसा आएगा। समझ गए आप? अब आपको पता होगा कि रक्त में ग्लूकोज पाई जाती है ना। तो रक्त में ग्लूकोज होती है तो कहां होती है? प्लाज्मा भी होती है। कहां होती है बताओ? प्लाज्मा में। समझ में आ रहा है कि आपको दिमाग में घुस रहा होगा? अब एक चीज मुझे बताना, यहां पे लिखा हुआ है प्रोटीन। क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन। अब आप कहोगे कि ग्लोबिन क्या था? फिर ग्लोबिन भी प्रोटीन थी, लेकिन इसमें और भी प्रोटीन होती है। अब आपके पेपर में डेफिनेटली, चाहे मेरे से लिखवा करके ले लेना, अगर रक्त आ गया गलती से पेपर में, अगर रक्त आ गया टॉपिक आपके पेपर में, तो डेफिनेटली यहां से पर्सन पूछा जाएगा। डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 100% आएगा यहां से पर्सन। अगर रक्त गलती से पूछ लिया तो टॉपिक उन्होंने, तब आएगा, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं देता। समझ गए? अब एक बार गौर करना, ये प्रोटीन जो है, अपने प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोई बताएगा मुझे? प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। कोई और कोशिश करेगा? करोगे कोशिश? नहीं करोगे। अब एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? नंबर से लिख देता हूं मैं। फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन किसमें होती है बताओ? ये प्रोटीन अपने प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। समझ गए? मैं आपको हर वो चीजें बताऊंगा प्लाज्मा की जो अपने पेपर में आ सकती है और आपका ज्ञानवर्धन भी करेगी। समझ गए आप? प्रोटीन कौन कौन सी होती है? ये होती है। मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो कि मान लो कि हमारे चोट लग गई, क्या रक्त बहता ही रहता है क्या पूरे दिन? रुक जाता है ना अपने आप, अपने आप रुक जाता होगा वो। मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो कि आपकी चोट लगी और आपकी वो रक्त थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया वो, अब आप क्या करते हो? आपको क्या होता है, रुका नहीं जाता आपसे। अब आप क्या करोगे? उस चमड़ी को वापस उतारते हो, वापस से खून आएगा, आएगा। अब रक्त का बेचारे का काम है, वो आप तो अपना काम करेगा और आप अपना काम करोगे। आप उतारने का काम करोगे, वो अपना काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब उससे क्या होगा, जब आप बार बार करते हो ना आप, तो आपकी सेल डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? बाद में कई बार क्या होता है, वहां पे सफेद दाग रह जाता है, और कई बार देखना वो हमेशा के लिए रह जाता है। कई बार देखना वो कई जगह काला निशान पड़ जाता है, और कई बार क्या होता है बताओ? सफेद पड़ जाता है ना? हाँ, ये अपने ही परिणाम होते हैं। अब एक बार गौर करना कि जब रक्त पहली बार बाहर निकला था, ठीक है, और उसने क्लोटिंग कर ली थी, जब क्लोटिंग नहीं होगी ना, रक्त सारा बाहर निकल जाएगा और हम तो मर जाएंगे बाद में, क्योंकि मैंने आपको कहा रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, अपन को जोड़ करके रखता है। अब ये क्या करेगा बताओ? ये प्लाज्मा अपन को जोड़ करके रखेगा। इसका मतलब रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम क्या होता है? फाइब्रिन नहीं होता है, फाइब्रिनोजन होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। अब आपको और बताता हूं, फाइब्रिनोजन भी होता है और प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। फाइब्रिनोजन भी होता है और प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। और कई बार क्या होता है, मामला ऐसा फंस जाता है, पेपर बनाने वाला दोनों ऑप्शन में डाल देता है, पेपर बनाने वाला दोनों ऑप्शन में डाल देता है, और समस्या हमारे लिए हो जाती है कि करे तो क्या करे। चुनाव एक का करना होता है, नाराज एक को करना पड़ेगा ना, एक को तो नाराज करना पड़ेगा ना। जब अपन एक को नाराज करेंगे तो नाराज कौन होगा बताओ एक बार आप? किसको नाराज करें अपन? फाइब्रिनोजन को नाराज नहीं करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। इसको नाराज करेंगे बाद में गड़बड़ हो जाएगा काम आपका। अपन प्रोथ्रोम्बिन को नाराज कर देते हैं,
अब आपके पेपर में आएगा कि रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। अब आपको प्रोथ्रोम्बिन भी तो याद रखना है ना, प्रोथ्रोम्बिन भी याद रखना है। चलो आपको प्रोटीन का पता है, मुझे एक चीज बताओ आप, जब अपन कई बार नाई की दुकान पे जाते हैं दाढ़ी करवाने और कई बार उस ब्लेड से अपनी त्वचा कट जाती है, तो वो क्या होता है, अपना दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि इसको पता नहीं चलना चाहिए खून आया है कि नहीं आया है, तो वो क्या होता है, अपने शरीर पर एक पत्थर सा लगाता है, वो है ना, उसको हम फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी भी तो रक्त का थक्का जमाती है ना, फिटकरी भी तो रक्त का थक्का जमाती है। लेकिन क्या आप उस प्रकार से अपना रक्त का थक्का जमा लोगे क्या? उस प्रकार से नहीं जमता। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रक्त का थक्का जमाने वाले की बात करते हैं, एक बार अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन कौन सी होगी बताओ? फाइब्रिनोजन। प्रोटीन कौन सी होगी? फाइब्रिनोजन। और अपने पास क्या होगी बताओ? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगी? प्रोथ्रोम्बिन। अगला पॉइंट, अब कोई फॉर्मूला मत पूछ लेना फिटकरी का, फॉर्मूला मत पूछ लेना, बहुत लंबा चौड़ा है, 30 क्लास में याद नहीं हुआ था मेरे, ना 7वीं में हुआ था, ना 8वीं में, ना 9वीं में, ना 10वीं में, ना 12वीं में। हाँ, लेकिन आज याद है मेरे फॉर्मूला ये। आप किसी को पता है? पानी के अणु फिटकरी में 24 होते हैं या 18 होते हैं? 24 होते हैं, पक्की बात है ना? इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4। देखो देखना कई बार वो क्या बोलता है, जब अपन टीचर पढ़ाता है ना तो वो क्या बोलता है, उसके बोलने पर ध्यान देना। K2SO4 हो गया पूरा, Al2SO4 का होल ट्राइस, इसका मतलब इसका होल ट्राइस। और कई क्या करते पता है आपको, इस पूरे का होल ट्राइस कर देते हैं, गलत हो जाएगा ये, समझ गए आप? डॉट 24H2। चलो बताओ विटामिन कौन सा है, रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन? आयन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाले आयन का नाम क्या है? अब आप कहोगे सर ज्यादा नहीं हो गया क्या? ज्यादा नहीं, कमी है ये भी, ये अभी ये कमी है, इसे मानो आप, ज्यादा नहीं है ये। कैल्शियम आयन क्या होता है बताओ? कैल्शियम आयन, इतना याद रखो आप, और भी बहुत कुछ चीजें होती है लेकिन जरूरत नहीं है अपन को याद करने की। आप ये 4 पॉइंट याद रखिए, आपका रक्त का थक्का तो गलत नहीं होगा, ये तो गारंटी है मेरी। हाँ, हीमोफीलिया पता है क्या कौन सी बीमारी होती है? जन्मजात रोग होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक रोग होता है थैलीसीमिया और एक रोग होता है हीमोफीलिया। थैलीसीमिया होता है और एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है आनुवांशिक बीमारी। क्या होती है बताओ? आनुवांशिक, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, जन्मजात रोग भी बोलते हैं, बाई बर्थ बोलते हैं उसको अपन। सबसे पहले ये रोग हुआ था किसको? महारानी विक्टोरिया को। किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया को। उसको पहली बार जब चोट लगी थी ना, और वो दिन था किसका? वो था क्रिसमस डे का दिन था। वो क्रिसमस डे मना रही थी, ठीक है, और मनाते मनाते जैसे वो सेलिब्रेट कर रही थी, सपोज करो कि ये मंच है और ये सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर, मान लो बर्थडे है इसी प्रकार से, और वो जैसे नीचे उतर रही थी, कहानी है बस काल्पनिक कहानी, ठीक है, और वो नीचे उतर रही थी और नीचे उतरते ही उसकी क्या हुई बताओ? चोट लग गई और उसका खून रुका नहीं। क्रिसमस डे का दिन था, हादसा हो गया। अब क्या हुआ कि खून रुका नहीं तो सारा खून क्या हो गया? निकल गया बाहर। जब सारा खून निकल गया तो क्या उसकी बॉडी बचेगी क्या? अब नहीं बचेगी, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये पहली बार केस देखा गया कि हीमोफीलिया से किसी की मृत्यु हो गई, खून ही नहीं रुक रहा है। समझो एक बार आप, खून रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो समझ में आया कि इसको तो आनुवांशिक बीमारी है।
कौन सी बीमारी है बताओ? आनुवांशिक। इलाज तो है नहीं है, इलाज तो है नहीं है। अब वो होता क्यों है? वो होता गुणसूत्रों के अंदर विकार के कारण। हमेशा आनुवांशिक बीमारी होती है गुणसूत्रों के विकार के कारण। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो बीमारी हमें अपने माँ के गर्भ में ही मिल गई थी, उसकी इलाज आज हो जाएगा क्या? लेकिन आज के टाइम में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में कि अपने पास कई चीजों के इलाज हो चुके हैं। सपोज करो कि मान लो किसी को थैलीसीमिया हो गया। थैलीसीमिया में पता क्या होता है? थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन वो बन नहीं पाता जल्दी, आरबीसी बन नहीं पाती है। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी बनने के लिए मना कर देगी। अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अब देखो होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को थैलीसीमिया रोग होता है, जब वो बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे को खून की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि छोटा शरीर होता है उसका, तो खून भी कम होगा। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा खून की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब खून की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आरबीसी बनेगा नहीं, आरबीसी जल्दी जल्दी बनेगी, कभी 50 दिन में मर जाएगी, कभी 60 दिन में मर जाएगी। जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अब क्या होगा? उसका जीवन काल घट जाएगा, वो जल्दी जल्दी मर जाएगी। जब जल्दी जल्दी मर जाएगी तो थैलीसीमिया क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि आज के समय में इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को जन्म दिया और मान लो कि अभी वो भ्रूण है, तो भ्रूण की जांच करवा लेंगे कि इस भ्रूण में कोई बीमारी तो नहीं है ना। क्या पता वो बच्चा पैदा हो जाए, उसमें आनुवांशिक बीमारी आ जाए। तो आज के टाइम में आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने नाम सुना होगा IVF टेक्नोलॉजी, सुना है क्या? अरे इंदिरा तो हाँ उसका नाम है सबसे पहली वाली का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन तकनीक। किसी पात्र में निषेचन करवाया जाता है। महिला का अंडाणु लिया जाएगा, पुरुष का शुक्राणु लिया जाएगा, एक प्रकनली में डाला जाएगा, उसका क्या किया जाएगा? निषेचन। क्योंकि निषेचन ढंग से हो नहीं रहा था मां के गर्भ में, ठीक है, मतलब अंडवाहिनी में निषेचन जब नहीं हो रहा था तो कहां पे कराया गया? प्रकनली में। अब देखा गया कि जब वो भ्रूण बना, जब वो जायगोट बना, उसमें तो बीमारी आ गई, तो हमारे क्या फेंक देंगे उसको, दूसरा ले लेंगे। समझ गए क्या आप? तो आज के समय में आनुवांशिक बीमारी को इस प्रकार से देखा जा रहा है। लेकिन जिसको हो गया वो तो दूर नहीं हो सकता ना। तो हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या होता है? खून रुकता नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमता है और व्यक्ति क्या हो जाता है बताओ? मर जाता है। समझ गए आप? ये रोग होता है। तो अपन बात करें थे किसकी? वापस चलते हैं अपन इसकी, कार्बनिक लवण और अकार्बनिक लवण मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करेंगे किसकी बताओ? रक्त कणिकाओं की। आप बस इतना पॉइंट याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना आप। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, रक्त का थक्का जमना जरूरी है क्या? बताओ आप। जरूरी है, पक्की बात है। मुझे बताओ रक्त का थक्का शरीर में जम जाए तो क्या होगा? नुकसान है ना। रक्त का थक्का अगर शरीर के अंदर जम गया तो नुकसान है ना, तो भी मर जाएगा आदमी। फिर समझ भी नहीं आएगा रक्त का थक्का जमना भी बेकार है और रक्त का थक्का नहीं जमना भी बेकार है। अगर रक्त का थक्का शरीर के अंदर जम गया तो बेकार है। समझ गए? रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। सही बात है क्या ये? और बाहर भी नहीं जमना चाहिए क्या? बताओ। बाहर तो जमना चाहिए और अंदर नहीं जमना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, आप इस प्रकार से अपनी रक्त वाहिनियां होती है, इसी प्रकार से होती है ना। मुझे एक चीज बताओ, अगर अपनी बॉडी के अंदर ये रक्त जमने लग जाएगा, मान लो सपोज करो एक बार आप कि ये रक्त पहले इतना सा जमा, यहां पर जम गया दीवारों पर, अपन ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ? मुझे एक चीज बताओ, यहां पे रुकावट आ गई। सपोज करो एक बार आप, पानी इधर बह रहा है, देखना मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रियलिटी की बात है। आप यहाँ पे पत्थर रख देना, यहाँ पे क्या रख देना, उसके रास्ते के बीच में पत्थर रख देना, पानी तो जाएगा, पानी तो जाएगा। अब देखना उस पत्थर से आप जब जाएगा ना तो उस पत्थर के ऊपर शैवाल जमा होने लग जाएगी, शैवाल जम जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब उसका आकार बढ़ जाएगा ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे रक्त का थक्का जम गया तो धीरे धीरे और जमेगा, बाद में और जमेगा और जमेगा और जमेगा, और एक दिन के बाद में पूरा जम जाएगा और आगे रक्त का प्रवाह नहीं होगा और व्यक्ति की टिकट कट जाएगी। हार्ट, वहां पे वसा जमती है, उस समय वसा जमती है। समझ गए आप? वहां पे वसा जमती है। समझ गए आप? यहाँ पे ये क्या जमने की बात कर रहा हूं मैं? रक्त के जमने की बात कर रहा हूं। अब अपने शरीर में रक्त जमना नहीं चाहिए, इसके लिए रक्त के अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम तो फाइब्रिनोजन है। जमाने वाली का, रक्त का थक्का ना जमाने वाली प्रोटीन का नाम
हिपेरिन, तो ये आपको याद रखना। उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? हिपेरिन हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, कोई दिक्कत आपको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये छोटे छोटे पॉइंट आपके पेपर में डेफिनेटली आने के चांसेज है। हाँ, बता तुझे क्या क्या बताना, समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहा है ये? सर क्लास कितनी बजे तक होगी? क्लास आज 1 बजे तक होगी। आज की क्लास 1 बजे तक होगी। हाँ, मैंने मैंने कोशिका करवा दिया, जीव विज्ञान का जो परिचय होता है शुरुआत का वो करवा दिया, मैंने पाचन तंत्र करवा दिया, कंकाल तंत्र करवा दिया, उत्सर्जन तंत्र करवा दिया, तंत्रिका तंत्र करवा दिया, और आज परिसंचरण तंत्र करवा दूंगा मैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो काम है ना, कौन सा काम? ये बातें होती रहेगी। अब एक बार गौर करना, इतनी बातें समझ में आई आपको? कोई दिक्कत समझने में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं किसकी, बताओ? रक्त कणिकाओं की। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये एक टेबल आपको लिखवाऊंगा मैं। ऐसे नहीं कि मैंने छाप दिया बस मुख से बोल बोल के, ऐसी चीजें तो किताबों में लिखी हुई बाद में, समझ गए? आपको हर पॉइंट समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, लेकिन ये टेबल आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। चाहे मैं आपको 5 पॉइंट लिखाऊं, चाहे मैं आपको 10 पॉइंट लिखाऊं, चाहे 15 लिखाऊं, हर बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, समझ गए? कहीं कोई समझ में नहीं आए पूछ लेना, कुछ बातें आपको रटनी पड़ती है, समझ गए? क्योंकि हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, कुछ समझने की बातें होती है, कुछ रटने की होती है। अगर आपने बैलेंस कर लिया चीजों को तो आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट, मुझे एक चीज बताओ, आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या डॉक्टर आरबीसी को आरबीसी बोलता है? नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है आरबीसी को? वो आरबीसी को क्या बोलता है? कोई बताएगा? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है बताओ? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? थ्रोम्बो या ल्यूकोसाइट होता है। इसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। बिम्बाणु हिंदी में नहीं होता है क्या? अरे तो बिम्बाणु तो हिंदी में होता है, मैं तो वैज्ञानिक नाम पूछ रहा हूं इनका। फिर तो आप इसको फिर है ना लाल रक्त कोशिका बताते, फिर आप इसको बाद में सफेद रक्त कोशिका बताते आप। क्या होता बताओ? थ्रोम्बोसाइट। समझ गए? अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आरबीसी होती है इसका आकार कैसा होता है? आकार तो होता ही होगा ना, आकार कैसा होता है? आपने कभी प्याला देखा है क्या? प्याला, ये प्याला ऐसे होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं उभयावतल। क्या बोलते हैं? उभयावतल। उभयावतल का मतलब क्या होता है बताओ?
इसका आकार। अगर अपन एग्जैक्ट बात करें तो क्या होता है बताओ? उभयावतल। कैसा होता है बताओ? उभयावतल होता है, समझ गए आप? अगर मैं बात करूं उभयावतल का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों, और अवतल का मतलब क्या होता है? आप अवतल उतल जानते होंगे। अवतल का मतलब होता है दसा हुआ, समझ गए? अब आपने कई बार देखा होगा कि अपने पास ये इस प्रकार से होता है, इधर भी दशा होता है, इधर भी क्या होता है बताओ? दशा हुआ। ऊपर भी दशा हुआ, नीचे भी क्या होता है बताओ? दशा हुआ। और होता गोल है ये, होता किसी बताओ? गोल होता है ये। इसका उत्तर ये होता है उभयावतल। अगर कोई आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी का आकार, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? बताएगा कोई? नहीं बता पाओगे। इसका आकार होता है अनियमित। ये कैसा आकार है? इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, कैसे भी हो सकता है ये, कैसा भी आकार हो सकता है, समझ गए आप? चलो अगला पॉइंट, मुझे बताओ प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? आपने कभी डिस्क देखी है क्या? सीडी वाली देखी होगी आपने, गोल गोल, उस टाइप का होता है ये। डिस्क नुमा कैसा होता है बताओ? डिस्क नुमा। अब अगर मैं बात करूं जीवन काल, पढ़ेंगे फिर। इसका जीवन काल, अब मुझे एक चीज पता है कि आरबीसी का जीवन काल है ना, जो बच्चा पढ़ने आ गया ना एक बार मार्केट में, उसको आरबीसी का जीवन काल तो याद रहेगा, है ना? अब अगर मान लो गलती से ये पर्सन पेपर में आ गया, क्या ये पेपर में सिलेक्शन करवाने वाला पर्सन है क्या? ये आपका सिलेक्शन करवाने वाला पर्सन है क्या? पूरी दुनिया इसको सही करके आएगी, पूरी दुनिया सही करके आएगी ना। जिस पर्सन को पूरी दुनिया सही करती है वहां पे सिलेक्शन होएगा अपना? बिल्कुल ही नहीं होगा। अपना सिलेक्शन वहां होता है जहां दुनिया कर नहीं पाती जिन पर्सनों को, वहां भी होगा सिलेक्शन अपना। अब मुझे बताओ आप, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? देख लो, फेल हो गया ना ये तो। कितना होता बताओ? 120 दिन। अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सबसे कम होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सबसे कम होता है, और वो होता है 3 से 4 दिन। कितना होता बताओ? 3 से 4 दिन। और इसकी जरूरत भी यही है, इसका बनना बहुत जरूरत है ये। अगर मान लो कि किसी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो ये जल्दी जल्दी बनता है और अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है ये, समझ गए? यह डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को शरीर का क्या बोलते हैं मन, सिपाही बोलते हैं मन इसको। ये अपनी बॉडी की रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, अपने अंदर रोगों को आने नहीं देता ये, समझ गए? अगर ये मर भी गई ना डब्ल्यूबीसी तो जल्दी जल्दी बनेगी। ये जीवन काल क्या होता है? कम। अगर मान लो कि इसका जीवन काल ये हो गया, अपन तो मरे हुए रहेंगे बाद में, बीमार तो बीमार ही रहेंगे बाद में। ये क्या करता है आपको पता होगा? अपनी बॉडी में जल्दी एंटीबॉडी बनाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप जब आप मान लो कि आपको बुखार आ गया, आपको कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर आपको क्या कहता है? आप शाने बढ़ते हो थोड़ा से, आप क्या सोचते हो कि एक डोज ले लेता हूं मैं टेबलेट की, सही हो जाऊंगा मैं। लेकिन डॉक्टर आपको क्या कहता है? आपको लगातार 3 दिन लेनी है। क्यों कहता है वो 3 से 5 दिन? क्योंकि उसको पता है एंटीबॉडी बन जाएगी और बाद में उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन आप तो क्या होते, समझदार पड़ते हो आप तो, है ना? एक तो 70 रुपए लग रहे हैं और एक 10 रुपए लग रहे हैं टेबलेट के, हम 4 दिन क्यों, 1 दिन लेंगे। फिर आपको पता है क्या होगा? आप उस दिन तो सही हो जाओगे, आप उस रात टेबलेट लोगे ना, सुबह सही हो जाओगे, लेकिन दोपहर आते आते आपको वापस बुखार आ जाएगी। होता है ना कई बार ऐसा, जब आपको नॉर्मल बुखार होती है तब तो टूट जाती है वो एक टेबलेट में। लेकिन कई बार जब बुखार तेज होती है ना, वो टूटती नहीं है, आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन लेने पड़ती है, क्योंकि इतने दिन में अपनी एंटीबॉडी बन जाती है, समझ गए क्या आप? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन, समझ गए? अब इसका कितना होता है? 7 से 10 दिन। अब ये तो है एकदम से हलवा पर्सन जो पूरी दुनिया करके आएगी, ये भी हलवा है, लेकिन ये हलवा आपको गरम गरम मिलेगा वहां पे, है ना? कईयों का मुंह जल जाएगा खाते ही, और कई इसको सही कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सावधानी से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन काल के बाद में अपन क्या देखें बताओ? पहले अपन इसकी जन्म तो नहीं देखा है, ये बनती कहां है, पहले अपन इसका जन्म करवाते हैं। आरबीसी कहां बनती है?
आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? पलिहा में पता है क्या होता है? पलिहा में बनती तो है, पलिहा में बनती है, इन्होंने सही कहा, किताब में पढ़ा इसने, लेकिन पलिहा में पता है किसकी बनती है? जो नवजात बच्चा होता है ना, उसके शरीर में आरबीसी कहाँ बनती है? पलिहा में। लेकिन अपनी बॉडी में आरबीसी कहाँ बन रही है? अस्थि मज्जा में बन रही है। मैंने आपको खून का निर्माण कहाँ बताया था? अस्थि मज्जा में तो बताया था। क्या खून में नहीं है क्या आरबीसी? अलग से थोड़ी है कोई, ये अलग से नहीं है ना। अब मुझे बताओ निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। काश करे सारे पॉइंट ऐसे ही आ जाए और अलग अलग ना पढ़ना पड़े। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, मौज हो गई अपने तो। सारे पॉइंट एक ही जैसे हैं, क्योंकि खून में ही तो होता है ये सारी चीजें। निर्माण की जगह होगा, लेकिन मृत्यु अलग अलग जगह होगी। मुझे बताओ आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? पलिहा में। सही बताया है। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? पलिहा में। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? पलिहा में। क्या आरबीसी की मृत्यु पलिहा में होती है क्या, और कहीं नहीं होती है? बताओ तो कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु लीवर में भी होती है, आरबीसी की मृत्यु यकृत में भी होती है। लेकिन याद रखना, अगर गलती से यकृत में आरबीसी मर गई जाकर के, अब वो वापस से जिंदा नहीं होगी, वापस से जिंदा नहीं होगी। समझ गए आप? अगर आरबीसी मरेगी कहां पे? पलिहा में। तो पलिहा को अपन आरबीसी का ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है? अपन कब भी खून ले सकते हैं, यही तो होता है। और पलिहा का मतलब क्या होता है? पलिहा को अपन आरबीसी का ब्लड बैंक बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आरबीसी क्या होती है? बनती भी है, बनती भी आरबीसी। इसका मतलब अगर आरबीसी पलिहा में जाकर के मर रही है तो वापस से बन जाएगी, अगर आरबीसी यकृत में मरेगी तो वापस से जिंदा नहीं होगी। समझ गए क्या आप? अब अपन अगला पॉइंट बोलते हैं। यही तो है पलिहा। हाँ, यहीं पे मरती है और यहीं पर वापस से बन जाती भी है। अगर मैं आपको बताऊं डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां होती है? बेचारी ब्लड में ही मर जाती है ये डब्ल्यूबीसी, जगह ही नहीं मिलती इसको। और ये भी कहां मरेगा? रक्त में ही मर जाएगा। समझ गए आप? अब देखो इसका कुछ अलग बात कर लेते हैं अपन। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? आरबीसी का ब्लड बैंक बोलते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं पलिहा को, और अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। किसकी बात कर रहा हूं बताओ मैं? पलिहा की। समझ में आ गया आपको? अब अपन और आगे चलते हैं। मुझे एक चीज बताओ आप, मनुष्य के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये होती मिलियंस में, ये होती है मिलियंस में, ये होती है हजारों में, और ये होती है लाखों में। समझ गए आप? आठ से दस हजार, आठ से दस हजार नहीं है, 8,000 से 10,000। 8K से 10,000। समझ गए आप? अगर मैं बात करूं यहां पर, इसकी संख्या कितनी होती है बताओ? चलो 1.5 लाख से 4 लाख करें क्या? 3.5 लाख करें? चलो 4.5, आपकी बात मान ली। लाखों में होती है, डेंगू में कम हो जाती है ये। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, मुझे एक चीज बताओ आप, कि जब किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, है ना, तो उस व्यक्ति, हाँ, 8K टू 10,000, के का मतलब 10,000 होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो क्या उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती है? होती है। सही बात है क्या ये? मुझे एक चीज बताओ आप, जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, अगर होती है,
लेकिन मुझे एक चीज बताओ आप, जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या जरूरी डेंगू ही होगा उसको? मेरा प्रश्न यही था कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है ना तो सही बात है ये प्लेटलेट्स में कमी होगी, लेकिन जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो क्या जरूरी है क्या उसमें डेंगू होगा? ये जरूरी नहीं है। अब मुझे बताओ आप कि जब किसी व्यक्ति के अंदर मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया में पता क्या होता है? मलेरिया में आरबीसी मर जाती है अपनी, क्योंकि जो मच्छर होता है ना वो खून चूसता है बेचारा, है ना, तो अपनी आरबीसी में क्या हो जाएगी? कमी। लेकिन क्या आरबीसी की कमी होने से मलेरिया होता है क्या? नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, समझ गए आप? इसका मतलब ये बातें आपको मैंने बताई आपको। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो देखो अगर मैं बात करूं, मच्छर दो ही प्रकार के होते हैं, कोई भी चीज देख लो ना आप, लिंग दो ही तो होते हैं, मादा और नर। क्या होता बताओ? मादा और नर होता है। अगर यहां पर मैं बात करूं, एक होता है नर मादा, सॉरी नर मच्छर, एक होता है मादा मच्छर। जो मादा मच्छर होता है ना वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? लोगों के खून चूसता है। क्या करता है बताओ? मादा का काम क्या होता है बताओ? लोगों का खून चूसना होता है। लेकिन जो नर होते हैं ना, नर मच्छर है ना, कोई भी देख लो आप, वो नर मच्छर कभी भी खून चूसने का काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नर होते हैं ना, नर, वो अपना भोजन बनाने के लिए जो फूल नहीं होते हैं, पेड़ पौधों की फूल होते हैं, उनके रस को चूसते और अपना भोजन बना लेते हैं, समझ गए? जबकि जो मादा मच्छर होती है ना वो क्या करती है? खून चूसती। कई बार देखना कि मच्छर आपके पास, नर मच्छर आपके पास आएगा, वो भिनभिनाएगा, आपको लगेगा ये साला काटेगा मेरे को, तो आप फटाक से ऐसे कर देते हो, इतने मर जाता है वो। फिर वो सोचता है कि मेरी गलती क्या थी, समझ नहीं आता है। वो बोलता है मन मन में कि यार मैं तो नर था, है ना, मेरे को मार कैसे दिया आपने? मादा होते तो कोई बात नहीं है, आपका खून चूसने आई थी, आपने बदला ले लिया। मैं तो नर था, मेरे को क्यों मार दिया आपने? नर मच्छर कभी भी आपका खून नहीं चूसेगा, वो आपके पास जरूर आएगा, ठीक है, भिनभिनाएगा, आपका उसका काम है भिनभिनाने का। हाँ हाँ, वो मच्छर भी ये सोचते हैं, वो मच्छर को भी पता नहीं चलता है कि अगर आपने एक दिन आपको काट लिया, उसको पता नहीं तो कि मैंने कल इसी को काटा था, किसी और को काटा था। वो भी परेशान रहते हैं कि इनकी सारे की शकल एक जैसी है, इनकी पहचान कैसे करें? और वैसे आपके साथ समस्या है, इन मच्छरों की पहचान कैसे करें, नर या मादा है? उनकी भी दिक्कत होती है बेचारों की। अब इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, यही बताओ? आ गई। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, इनके कार्य क्या होते हैं? आरबीसी का कार्य क्या होता है बताओ? रक्त का निर्माण करना होता है। आरबीसी का निर्माण क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है गैसों का विनिमय करना। क्या होता है बताओ? गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, समझिए। मैंने आपको प्लाज्मा का कार्य नहीं बताया। प्लाज्मा कहां पढ़ाया था? यहीं पे पढ़ा था अपने प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा का आपको कार्य बता देता हूं। प्लाज्मा का जो कार्य होता है ना, पहला काम उसका क्या होता है? पहला काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या सही बात है? यार बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे प्रोटीन ही यहाँ पर है। रक्त का थक्का जमाने काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, पहले काम। दूसरा इसका काम पता क्या होता है? ये अपने बॉडी के रक्त को नियंत्रित करता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। अब अगर मान लो ये प्लाज्मा, अगर कई बार आपने कई बार देखा होगा कि मान लो कि कोई काम करता है, मान लो कोई संस्था है, कोई और मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अगर मान लो कि वो काम कर रहा है किसी संस्था में, अब वो क्या सोचेगा कि काम मेरे पानी चलता है सारा काम, अगर मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये नैया डूब जाएगी इनकी, है ना, वो ये भावना रखता है। अब आपको पता होगा कि जब वो चला जाता है ना तो आपको पता हो काम 1-2 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा आदमी आ जाएगा काम करने के लिए, तो अरे जो छोड़ करके गया उसको भी दूसरी संस्था मिल जाएगी, दूसरी कंपनी मिल जाएगी, ये तो होता रहता है। देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये प्लाज्मा जो होता है ना, ये अपने पीएच को नियंत्रित करता है, और जब कभी अपनी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा अपना काम नहीं करेगा तो अपनी बॉडी में पता क्या होगा? अपनी बॉडी में रक्त का जो पीएच है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? रक्त का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो अपने रक्त का पीएच बढ़ गया, क्या हो गया बताओ? रक्त का पीएच बढ़ गया। मुझे बताओ रक्त की पीएच वैल्यू कितनी थी? 7.4।
अगर इसकी पीएच वैल्यू बढ़ गई और वो हो गई 8 के आसपास, रक्त अपना गाढ़ा होगा, रक्त अपना क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब अपना रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो आपको पता होगा अपनी बॉडी में क्लोटिंग होने लग जाएगी। जब अपनी बॉडी में क्लोटिंग हो जाएगी तो अपना रक्त क्या होगा, जब अंदर ही अंदर क्लोटिंग बनाएगा और अपने अंदर एक गांठ सा बना देगा, समझ गए आप। और जिससे अपने रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, एक तो आपके पास है शहद और एक आपके पास है क्या बताओ, पानी, और आपके पास एक छलनी है। समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हो, छलनी में से पानी छानते हो, आराम से छन जाता है। छलनी से आप पानी छानते हो, लगातार आपने 1 साल तक पानी छाना, आराम से चल रहा था। अब आपने क्या किया, एक दिन एक लड़का आया और उसी जाली के अंदर से उसने शहद छान दिया। क्या छान दिया बताओ, शहद छान दिया, छान दिया शहद, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक आदमी आया, उसने उसके अंदर से ग्रीस छान दिया। ग्रीस जानते होंगे, गाड़ी मोटर में अपन लगाते हैं, उसने छान दिया। अब हुआ क्या कि उसके जो छोटे छोटे छिद्र थे ना, वो ब्लॉक हो गए। क्या हो गया बताओ, ब्लॉक, क्योंकि उसका जो तरल था वो गाढ़ापन हो गया। जब गाढ़ा तरल होगा तो वो उसके प्रवाह को रोकेगा कि नहीं रोकेगा। अब आप क्या करोगे, उसने उसके अंदर से शहद छाना, शहद छानने से उसके जो पार्टिकल्स थे वो ब्लॉक हो गए। अब आप पानी छानोगे तो पानी नहीं छनेगा। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, कल तक तो छन रहा था ना, आज कैसे नहीं छन रहा। इसका मतलब अब वो रक्त अगर गाढ़ा हो गया, अगर रक्त गाढ़ा हो गया है ना, तो आपको पता होगा उसका प्रवाह नहीं होगा। मुझे एक चीज बताओ, एक तो रक्त बहता है और एक शहद बहता है, किसके प्रवाह की दर ज्यादा होती है, पानी की प्रवाह की दर ज्यादा होती है। शहद धीरे धीरे बहेगा और आपको पता वो क्लोटिंग बनाएगा एक प्रकार से, वो रुक रुक के बहेगा। अब जब रक्त की पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो रक्त क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो अपनी बॉडी में रक्त का थक्का जम जाएगा और अपनी एक दिन टिकट कट जाएगी। क्या कट जाएगी, टिकट कट जाएगी। अगर आपको टिकट कटने से बचाना है, अगर आपको टिकट नहीं कटवानी है, तो आपको अपने प्लाज्मा को सही सलामत रखना होगा। आपको पुचकार करके रखना पड़ेगा, जो काम कर रहा है उसको करने देना है, परेशान नहीं करना है। अगर नाटक करेगा तो अपनी मृत्यु हो सकती है, समझ गए आप। दूसरा कारण ये, अगर मान लो कि गलती से रक्त की पीएच वैल्यू कम हो गई, कम भी तो हो सकती है, जब ज्यादा होती तो कम भी हो सकती है। अगर रक्त की वैल्यू कम हो गई इसका मतलब वो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। मान लो कि रक्त की वैल्यू होगी 5, मान लो होगी 6, इसका मतलब रक्त ना पहले नॉर्मल था, शुरुआत में वो गाढ़ा हुआ, जब बढ़ाया। अब अगर मान लो कम हो गया तो रक्त क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। रक्त क्या बन जाएगा, पानी। अब अपने पूरे शरीर में जब पानी दौड़ेगा तो क्या अपन जिंदा रहेंगे क्या। अपने रक्त की पीएच वैल्यू कम हो गई तो अपना रक्त क्या बन गया, पानी बन गया। जब अपना रक्त पानी बन गया तो क्या अपन जिंदा रहेंगे क्या, नहीं। अपन को जिंदा कौन रख रहा है, रक्त ही तो रख रहा है, क्योंकि रक्त को तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, अपन को जोड़ करके रखता है। समझ गए मेरी भावनाओं को आप। इसका मतलब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य होता है रक्त के पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये क्या, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है क्या आपको, ये मैंने आपको जो बताया है ना, ये बताया मैंने आपको स्वस्थ व्यक्ति का इतना होता है। अगर इसे कम होगा तो दिक्कत है, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। हाँ, इसकी जो आपको मैं जो वेरी कर रहा है वो कितना होता है, ये इतना ही होता है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इससे कम नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने लग जाएगी, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने लग जाएगी। ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये समझ गए आप। हर किताबों में आपको कभी भी रक्त की पीएच वैल्यू ना अलग अलग नहीं मिलेगी। आप कभी मूत्र को ना, मूत्र की पीएच वैल्यू सर्च करना कभी आप, आपको एक नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी आपको, जबकि रक्त की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अब मुझे बताओ प्लाज्मा का कार्य समझ में आया ना आपको। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आरबीसी का कार्य, तो आरबीसी का कार्य क्या होता है बताओ, आरबीसी का कार्य क्या होता है बताओ, गैसों का आदान प्रदान करना। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, शरीर की रक्षा करना, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। चलो प्लेटलेट्स का काम बताओ आप।
प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर आपको पूछे रक्त का थक्का दबाने वाली प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, नहीं दबाने वाली हिपेरिन, रक्त का थक्का दबाने वाली रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, समझ गए आप? अब एक बार गौर करना आप, ये जो आरबीसी होती है ना, ये कोशिका ही तो है ना, ये आरबीसी क्या है? कोशिका है। आपको बताओ कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, होता है कि नहीं होता है? अब कौन सी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? उनमें पाया जाता है, वो तो अपवाद, उनमें पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्र क्या होता है बताओ? अनुपस्थित। यहां पे लिख देता हूं, ये क्या होता बताओ? केंद्रक विहीन। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्र क्या होता है बताओ? नहीं पाया जाता है। हर कोशिका में केंद्रक होगा, लेकिन अपवाद है अपने पास। स्तनधारी दो है, एक तो ऊंट है और एक क्या बताओ? लामा। ये दो ऐसे जानवर है जिनके अंदर केंद्रक होता है, जिनकी आरबीसी में क्या होता है बताओ? केंद्रक होता है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है क्या? होता है। इसका मतलब ये क्या होता है बताओ? केंद्रक युक्त। और ये भी क्या होता है बताओ? केंद्रक विहीन। इसमें भी क्या होता है बताओ? केंद्रक नहीं होता है। समझ गए आप? अब आपको बातें बताता हूं मैं किसकी? आरबीसी की। चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन। नर में आरबीसी 55 लाख बताया जा रहा है, क्या सही बात है? सही तो है। 55 लाख बोल दो चाहे 5.5 मिलियन बोल दो, बात तो एक ही है ना। अब देखो अपन बात करते हैं आरबीसी की कमी से और आरबीसी की अधिकता से रोग होता है, होता कि नहीं होता है? अगर मैं बात करूं, अगर आरबीसी के जीवन काल में कमी आ गई, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में आरबीसी बनती तो है लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है बेचारे की, कभी वो 60 दिन में मर जाती है उसकी आरबीसी, कभी 70 दिन में मर जाती है, कभी 50 दिन में मर जाती है, इसका मतलब गड़बड़ चल रहा है, कोई ना कोई मामला चल रहा है। अगर मान लो कि जिस व्यक्ति के अंदर आरबीसी का जीवन काल कम होता है, उस व्यक्ति में कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। कौन सा होगा? सही बात है, नहीं है? मैंने आपको बताया था, जब आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया था, जब जीवन काल में कमी होती है, किसमें कमी होती है बताओ? जीवन काल में। तब कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आरबीसी होती है ना, उसका आकार कैसा होता है? उभयावताल, उभयावतल होता है। आपको पता होगा कि कई बार उसके आकार में कमी आ जाती है, और उसका आकार है ना, मैंने आपको बताया इस प्रकार से वो होता है, प्याले नुमा, है ना। और कई बार क्या होता है कि उसके आकार में इस प्रकार से कमी आती है कि वो क्या रहता है बताओ? इसे चांद के नुमा रह जाता है। किस तरह जाएगा बताओ? चांद नुमा रह जाएगा। समझ पा रहे मेरी बातों को आप? मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे लगता है कि आप लोग गांव से आते होंगे और आपने गांव के अंदर एक इस प्रकार का उपकरण देखा होगा, खेतों में हंसिया बोलते हैं ना, दांती, कोई हंसिया बोलता है। अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करूं, जब आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाए, कैसा हो जाए? हंसियाकार हो जाए, तब कौन सा रोग होता है व्यक्ति को? आरबीसी का जब आकार कम हो जाता है, यहां पे जीवन काल की बात करी, जब आरबीसी का आकार कम हो जाएगा, इसका मतलब आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा बताओ? ये आकार, तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। समझ गए? ये तो मैंने आपको बताया जीवन काल और आकार के बारे में, समझ गए? जब कभी आरबीसी की कमी हो जाए व्यक्ति के अंदर, आरबीसी पूरी की पूरी कम हो जाए, मैं जीवन काल की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन काल तो उतना ही होता है,
लेकिन आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, वो 55 लाख नहीं होकर के कभी मान लो 40 लाख हो गई, 35 लाख हो गई, संख्या में कमी होगी, तब क्या होता है? थैलीसीमिया, एनीमिया। मुझे एक चीज बताओ, जब व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या सबसे ज्यादा व्यक्ति में क्या पाया जाता है? आरबीसी, आरबीसी पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं आरबीसी के अंदर ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन। देखो आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब अगर मान लो कि आरबीसी की कमी हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो गई? कह सकता हूं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि उस व्यक्ति के अंदर लोह युक्त वर्णक की कमी हो गई, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोह वर्णक पाया जाता है। अब आप मुझे बताओ कि जब व्यक्ति के अंदर लोहे की कमी हो जाएगी तो क्या मैं उसको ये नहीं कहूंगा क्या एनीमिया? एनीमिया का मतलब क्या होता है? लोहे की कमी होना, समझ गया? उस व्यक्ति में लोहे की कमी हो जाएगी, इसका मतलब कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। और उसको अपन बोलते हैं लोह शून्यता रोग या फिर लोह मयता रोग हिंदी में। व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा बताओ? एनीमिया। अब देखो अगर मान लो कि व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की क्या होगी बताओ? अधिकता। व्यक्ति के अंदर क्या होगी बताओ? आरबीसी की अधिकता। इसका मतलब डेफिनेटली ये बात है कि उस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन में क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। जब अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो लोहे की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी, समझ गए? और इस रोग को अपन बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं बताओ? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे, समझ गए आप? इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। रुको एक बार। देखो जब व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? अधिकता से कौन सा होता है? क्या बात है, क्या हुआ? अच्छा फाइल अपलोड हो रही है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया। क्या होता है बताओ? ल्यूकोपीनिया। ल्यूको का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। पीनिया का मतलब हो गया कम होना। जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया। अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर बोलते हैं। जब व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? ल्यूकेमिया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर। मुझे एक चीज बताओ, जब व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। हमें बहुत सारे रोग आकर के घेर लेंगे, ठीक है? कोई किधर से मुक्का मारेगा, कोई किधर से मुक्का मारेगा, ठीक है? हो सकता है अपन को ये हमेशा के लिए मुक्का मार मार के परेशान कर दे, ठीक है? और अपने अस्तित्व को क्या कर दे बताओ? खत्म कर दे। लेकिन उससे पहले पहले हमें इसकी पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई चीज लेनी पड़ती है। एंटीबॉडीज वापस बनाने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, समझ गए आप? तो इसकी कमी से ल्यूकोपीनिया और अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है, समझ गए? कोई दिक्कत है आप यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास क्या बचा बताओ? चलो आपकी फाइल को दोबारा अपलोड कीजिए, दोबारा से रीलोड कीजिए। बताओ कमी और अधिकता से ये आप बताओगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आपकी फाइल करप्टेड तो नहीं है। कल तो फाइल बाद में गूगल से खुलेगी वो। अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? मुझे बताओ प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में? थ्रोम्बोसाइट। यहां पे क्या आया? ल्यूकोपीनिया कमी से। यहां पे क्या आ जाएगा?
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आसान है पढ़ना। क्या होता है बताओ? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स नहीं होती है क्या? पीनिया का मतलब क्या होता है? कमी होना। तो अपन आराम से पढ़ पाए यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अधिकता से, क्या बात है, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। अधिकता से कौन सा रोग होता है बताओ? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फटना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है बताओ? फटना। देखो जब इसकी अधिकता होगी प्लेटलेट्स की, तो वो क्या होगी बताओ? वो प्लेट फट जाती है। इसका आकार कैसा होता है? प्लेट की नुमा होता है, गोल गोल। अपन ये बोलेंगे इसमें ब्लास्ट हो जाता है और वो फट जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस बोलते हैं। अब मैंने मेरी तरफ से जो रक्त का एक भाग था वो पूरा करवा दिया। मुझे आशा है समझ में आया होगा आपको। अगर आपने गलती से 15 मिनट भी घर जाकर के पढ़ लिया एक बार, तो आप जीवन में तो कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी। हाँ, गलती तो नहीं होती आपसे। अब अपने पास इस क्लास की 18 मिनट बाकी बची हुई है। हाँ, अब देखो इतनी बातें आपने जान ली। अगर आपने इनको अपने दिमाग में उतार लिया तो मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ले लेना। 1% आपको डेफिनेटली आपके पेपर में मिल जाएगा, अगर रक्त से पर्सन आया तो। अदरवाइज मैंने गारंटी नहीं ले रखी है, ठीक है। चलें आगे। चलो मैंने आपको एक भाग पूरा करवा दिया, और वो भाग था रक्त। समझ गए? अब अपन बात कर लेते रक्त समूह की। नॉर्मल बात कर लेते, ज्यादा एडवांस बात नहीं करेंगे। देखो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वैसे प्लस माइनस वैसे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप था ना, उसकी खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टेन ने। शुरुआत में बात कर ली थी। अब अपने पेपर में जो बातें आती है ना, 15 मिनट की बात है। नाराज करोगे? अच्छा यही है क्या? अच्छा, जब छोटी क्लास में थे नहीं थे क्या? जब छुट्टी होने वाली थी, अब रक्त समूह की अपन बात करते हैं। रक्त समूह ए प्लस ए माइनस, उनकी बातें नहीं करेंगे अपन, उतना डिटेल में नहीं आएगा अपने। अपन बात करते हैं रक्त समूह की केवल। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। समझ गए आप? अब आपके पेपर में आएगा कि किसको सर्वदाता कहते हैं और किसको सर्वग्राही कहते हैं। अब एक बार गौर करना, सर्वदाता और सर्वग्राही। अब मैं आप, वाह बहुत अच्छा बताया। ओ नेगेटिव और ए बी प्लस। ओ नेगेटिव होता है और ए बी क्या होता है? प्लस होता है। अगर आपके पेपर में माइनस प्लस नहीं आए, तब आपको ओ को क्या करना है? सर्वदाता, और ए बी को क्या करना है? सर्वग्राही। अब आपको याद करने का तरीका बताऊं कि आप भूल नहीं जाओ कि माइनस करूं या प्लस करूं। पेपर में ऑप्शन तो ये आएंगे ना, ओ माइनस, ओ प्लस, ए बी माइनस और ए बी प्लस। अब आप इनको भूलो नहीं, तो आपको याद करने का तरीका ये बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ, जो डोनर होता है, डोनर का मतलब जो देने वाला होता है, आपको पता होगा कि सपोज करो कि मेरे पास 10 रुपए है। सपोज करना कि मेरे पास क्या बताओ 10 रुपए है, और मैंने 5 रुपए आपको दे दिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? 5 रुपए की कमी। कमी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ गया? अब देखो सर्वग्राही, अगर सपोज करो कि मैंने आपको 5 रुपए दिए, इसका मतलब आप सर्वग्राही थे ना, आप लेने वाले थे। इसका मतलब आपके तो वो जुड़े हैं ना, आपके तो वो जुड़े होंगे ना, मेरे तो घटे वो। इसका मतलब ये क्या हो गया?
माइनस, लेकिन मैंने आपको दिया, इसका मतलब आपके वो क्या हो गए, प्लस हो गया, तो सर्वग्राही क्या होगा, ए बी प्लस, और सर्वदाता क्या होगा, ओ माइनस। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, देखो हमेशा मेरा टारगेट रहता है 1 क्लास 1 टॉपिक क्लियर, हमेशा यही रहता है मेरा। आज 5 दिन 6 दिन हो गए मुझे लगातार एक दिन में एक टॉपिक पूरा करवाता हूं, ठीक है। अगर अपने पास समय होता, ठीक है, आपका कोई दिल हर कोई हर्ट कर देता, करता है ना ये। अब अपन बात करते हैं हर्ट की। अगर अपन बात करें हर्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। कई बार आप बोलते हो कि आज दिल भारी भारी हो रहा है, हाँ, क्या वास्तव में दिल का वजन बढ़ जाता है क्या, हाँ, क्या सच में दिल का वजन बढ़ता है क्या, दिल का वजन होता कितना है, हाँ, हृदय का वजन होता है कितना बताओ। पहले अपन बात कर लेते हैं आकार की, हृदय का आकार कैसा होता है। अच्छा, ऐसे होता है क्या हृदय का आकार, दो दिल बंधे एक डोरी से हैं। हाइपोथैलेमस किसको, अच्छा ये सही बात बोल रहा है, बंद मुट्ठी के समान। मुझे बताओ हृदय में हड्डियां कितनी होती है, तो टूटता कैसे है, नहीं टूटता है हृदय, हाँ। देखो आप कई बार बोलते हो ना कि मेरा दिल तोड़ दिया फलाने ने फलानी ने, जो भी होता है, ठीक है, डायलॉग है क्या ये, अच्छा ये डायलॉग है ये, है ना। अब एक बार गौर करना आप, हेड जब कोई बोलता है कि मेरा हृदय, सॉरी हृदय तो कोई बोलता ही नहीं है, इतना तो कोई हिंदी बोलेगा ही नहीं, हृदय टूट गया है, सीधा यही बोलेगा दिल टूट गया है। दिल वास्तव में टूटता नहीं है, आपकी भावनाएं क्या होती है बताओ, आहत होती है, आपकी भावनाओं को क्या होती है बताओ, क्षति होती है। जब आपकी भावनाएं टूटती है ना, आपकी जब उम्मीदें टूटती है, आपको भरोसा टूटता है, तो आप ये बोलते हो कि मेरा दिल टूट गया है। और दिल कभी टूटता नहीं है, इसमें हड्डियां तो होती नहीं है, ये किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, किसका बना होता है, मांसपेशियों का, हड्डियां होती नहीं है, तभी तो ये बेचारा क्या करता है, पुचक पुचक करता है, इसे करता है नहीं है, क्योंकि मांसपेशियों में, ये मांसपेशियों का बना होता है। तो इसके अंदर कौन सी मांसपेशी होती है, हृदय के अंदर कौन सी मांसपेशी होती है, कोई बताएगा। वैसे अपन बोलते हैं कार्डियक मांसपेशी, कार्डियक मसल, क्या होता बताओ, कार्डियक मसल। लेकिन आप एक नाम और देखोगे, देखो अपना जो हृदय होता है ना, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बना करके दिखा रहा हूं, अपना हृदय वास्तव में ऐसा ही होता है, दो दिल एक डोरी से बंधे हुए होते हैं, दो दिल क्या होते हैं बताओ, एक डोरी से बंधे हुए होते हैं, और यहां पर मैंने आपको बांध करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे गौर करना, एक तो देखो ये बाहर वाली परत है, इसे समझ गए, और देखो एक इसके अंदर, इनको आपस में जोड़ने का काम करिए इस प्रकार से। अभी जो ये बाहर वाली है ना, इसको तो अपन बोलते हैं कार्डियक मसल, समझ गए आप। लेकिन जो अंदर भी मसल होती है, ये अंदर भी क्या होती है बताओ, मसल होती है, इस अंदर वाली मसल का नाम होता है सेप्टम। क्या होता है बताओ, सेप्टम। क्या हो गया, सेप्टम हो गया। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हृदय का वजन कितना होता है, हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। टाइम हो गया, हृदय पढ़ लेते हैं बस, टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाँ 10 मिनट में तो मैं पता नहीं अगला टॉपिक भी चालू कर दूंगा।
हृदय बढ़ेंगे केवल अपन, ज्यादा मैं आपको यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक क्लास में आप मुझसे क्या क्या डिमांड करोगे बताओ, क्या हुआ? मेरे को नहीं बुला रहा कोई। अच्छा, आपको भूख लग गई क्या? देखो भार कितना होता है बताओ, 300 ग्राम होता है। अपन बोलते हैं ना कि दिल भारी भारी हो रहा है, कभी तुलवा करके देख लेना, इससे भारी नहीं मिलेगा आपको। अगर इससे भारी मिल जाए तो आप कह सकते हो कि दिल वास्तव में भारी हो गया है। ये जो नौटंकियां होती है ना, ये नौटंकियां दिल भारी करती है, और कुछ नहीं होता है। अब अपन आगे बात करते हैं। मुझे आपको बताओ कि मैंने आपको हृदय के बारे में बताया, ठीक है, अध्ययन बताया, आकार बताइए बताया। इस हृदय के आप देखोगे ना, इस हृदय के बाहर एक आवरण होता है इस प्रकार से। इस हृदय के बाहर एक आवरण होता है, इस आवरण का नाम क्या होता है? हृदय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। हृदय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है बताओ? पेरिकार्डियम। हृदय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। समझ गए? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि मुझे एक चीज बताओ, आप जब कोई आपको मुक्का मारता है, ठीक है, मान लो यहां पर, यही तो अपना हृदय होता है, ठीक है, क्या वो हृदय टूट जाता है क्या? नहीं टूटता है। क्या आपके हृदय को चोट लगती है क्या? नहीं लगती है। हाँ, महसूस होता है। ये महसूस है ना, जब आप बात करते हो ना और आपका दिल आहत होता है, तब ये होता है, चोट मारने से नहीं होता है। अब एक बार गौर करना, आप यहाँ पे देखना है, अब ये हृदय होता है और यहाँ भी बाहरी आवरण होता है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या करता है बताओ? हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। जब कोई आपको दिल को चोट पहुंचाता है ना, तो ये पता क्या करता है? ये आपको बचाने का कार्य करता है। समझ गए? तो इसका मतलब इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसका कार्य क्या होता है? बाहरी आघातों से बचाता है। क्या करता है बताओ? बाहरी आघातों से बचाता है। समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। सर दिल टूटता कैसे है? क्या कहूं बताओ इसको अब? हाँ, एक चीज बताऊं क्या मैं, जब आप किसी ऑनलाइन दुनिया में रहते हो ना, तो नाम लिखने से पता नहीं चलता ये छोरा है या छोरी है। इसमें तो नरेंद्र लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, जिस चलो ऐड कर लेते हैं पेज। अब मैं आपको दिल का डायग्राम बना करके दिखाता हूं, ठीक है। कई लोग मुझे घुर घुर के देख रहे हैं। देखो दिल का डायग्राम बना लेता हूं मैं इसे। दो दिल बंधे एक डोरी से, ये दो दिल मैंने एक डोरी से बांध दिए, ठीक है। अब देखो आप क्या करना, यहां पे आपके दिल के अंदर छेद कर लेना, यहां पे कर लेना और यहां पे कर लेना। बनाया हुआ है क्या? पढ़े हुए हो क्या आप? ये तो मुझे लगता है कोई ऑफलाइन आया ही नहीं था मेरे पास। आप किसी बेचते हो क्या? नहीं हो गया? पहली बार ये हो गया? मेरे को तो देखा आपको ने बहुत दिन हो गए। हाँ, एक बार गौर करना, ये अपना दिल होता है। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं अपने हृदय के अंदर, देखो पहली बात तो क्या होता है, मैं आपको चीज बताता हूं। हृदय पता क्या करता है? जो खराब खून होता है ना,
उसको वो उधर से खींच करके लाता है, और वो क्या करता है बताओ, वो किसको ले जाकर के देता है, फेफड़े को ले जाकर के दे देता है, और उसको शुद्ध करवाने का काम करता है। और अपना जो फेफड़ा होता है ना, उन दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। अपना जो दोनों फेफड़ा होता है, उन दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है बताओ, हृदय होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसके अंदर इधर से क्या आएगा बताओ, CO2 वाला ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, CO2 वाला। समझने की कोशिश करना। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है या सीरा में, धमनी में। अभी 4 मिनट पड़ा हुआ है। अरे कोई बात नहीं यार, 4 मिनट में टॉपिक हो जाएगा मेरा पूरा। देखो धमनियों में कैसा रक्त बहता है बताओ, शुद्ध। और सिराओं में, सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा रक्त आ रहा है इसके पास, पता नहीं हजारों बार पेपर में आ चुका है, पेपर में प्रश्न, कि हृदय के पास जब पहली बार खून जाता है तो वो कैसा खून जाता है, अशुद्ध जाता है। कैसा जाता है, अशुद्ध। उसको कौन लेकर के जाता है, उस रक्त वाहिनी का नाम क्या है, धमनी है, सीरा है, केशिका है, या कुछ और है। वो तो धमनी होगी या क्या होगी, अरे वो तो सीरा होगी ना, सीरा तो लेकर के जाती है शुद्ध खून। अब आपको एक चीज और बताता हूं, कि जो शुद्ध खून होती है ना, वो किसका परिवहन करती है, O2 का, और अशुद्ध किसका करती है बताओ, CO2 का। समझ गए आप। अब मुझे बताओ कि ये सीरा होगी या क्या होगा, सीरा, और इसका नाम क्या होता है, महासीरा। इसको महा क्यों बोला, क्योंकि बड़ी सारी होती है। अपना हृदय यहाँ पे, मान लो कि आपका खराब खून यहाँ पर है, इसको खींच करके लाएगी ना बेचारी यहाँ से, तो लंबी होती होगी ये, तो इसका मतलब ये महासीरा होती है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, सारा खून धीरे धीरे आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा खून। ये खून इसके अंदर आ गया। अब इसको पता चलेगा कि इधर तो दीवारें बंद है, जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अब क्या होगा कि सारा खून यहाँ पर आ जाएगा, आ गया सारा खून। अब मुझे एक चीज बताओ, जब सारा खून यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर बढ़ेगा दबाव। क्या बढ़ेगा, दबाव। मुझे एक चीज बताओ, इस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंटों के साथ घुसा दिया जाए, क्या दबाव नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसका मतलब उधर भगदड़ मच जाएगी। क्या मच जाएगी बताओ, भगदड़। और जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा बताओ, ये प्रेशर बढ़ाएगा, और यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको अपन बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। क्या बोलते हैं बताओ, त्रिवलनीय कपाट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये सारा का सारा खून अब कहां आ जाएगा, इस कपाट से किसके अंदर आ जाएगा बताओ, इधर आ जाएगा। अब इस कपाट की खास बात बताऊं क्या आपको, इस कपाट की खास बात यह है कि अगर गलती से खून इधर आ गया तो अब वापस उधर नहीं जाएगा, चाहे कितना भी दबाव बढ़े। समझ गए आप। एक होता है एक दिशीय वाल्व, एक होता है द्विदिशीय वाल्व जो दोनों दिशा में खुलता है। ये होता है एक दिशीय वाल्व, इस दिशा में खुलता है, केवल खुल गया ये। अब यहाँ पे गौर करना है, सारा खून यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ ऊपर का एरिया ज्यादा है या कम है, ऊपर का ज्यादा नहीं दिख रहा है क्या आपको, और नीचे वाला सकड़ा नहीं है क्या बताओ। इसका मतलब यहाँ का एरिया कम है और वहां का एरिया ज्यादा है। अब आपको वही 100 स्टूडेंट एक छोटे कमरे में बांटने हैं, तो क्या और प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब क्या होगा, आपको एक बात बताता हूं कि इधर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय कपाट। क्या बोलते हैं बताओ, फुफ्फुसीय कपाट। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय कपाट। अब देखो मैंने इसके अंदर क्यों किया, अब ये जाएगा बाहर, अब ये बाहर की यात्रा करने जाएगा और बाहर निकलेगा, और किसके अंदर घुसेगा, ये घुसेगा फेफड़े के अंदर। किसके अंदर घुसेगा, फेफड़े में। और फेफड़े का काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना। अब ये पंप करके कौन दे रहा है इसको, ये पंप करके दे रहा है हृदय। अब ये सारा का सारा खून कहां आ जाएगा, सारा का सारा खून इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे दबाव बढ़ेगा इसके अंदर से, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको इस प्रकार से जोड़ देता हूं, और यहां पर क्या अपने पास फेफड़ा। सारा खून दबाव के कारण किसमें आ जाएगा, इसमें। और ये आगे वाल्व किससे जुड़ा होता है बताओ, फेफड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फेफड़े से। अब ये खून आएगा किसके पास, फेफड़े के पास। आ गया फेफड़े के पास। अब क्या होगा, इसके पास कैसा खून था बताओ, खराब खून था, CO2 वाला। ये भी कैसा था बताओ, CO2 वाला। अब ये CO2 वाला खून किसके पास जाएगा बताओ, इस फेफड़े के पास जाएगा।
किसके पास जाएगा बताओ? फेफड़े के पास। अब ये फेफड़ा क्या करेगा पता है आपको? ये फेफड़ा इस खून को शुद्ध करेगा। क्या करेगा? शुद्ध। आपके पेपर में आएगा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो आप बताओगे फेफड़ा। रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। रक्त को छानता कौन है? किडनी। ये 3% बेचारे परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट कि कैसे रटे तो कैसे रटे, वापस ही भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। आपको एक ही बात बता रहा हूं, शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा। पंप कौन करेगा? हृदय। छानेगा कौन? बस 2 मिनट 5 मिनट। फेफड़ा क्या करेगा बताओ? शुद्ध। अब देखो ये जाएगा इसके अंदर और इधर जाएगा, ये CO2 वाला कौन जाएगा और ये शुद्ध करके O2 बना देगा इसको, और ये वाला रक्त कैसा जाएगा बताओ? O2 आ गया नहीं ये। अब देखो यहां पर वापस आएगा। अब यहां पर जब वापस दबाव बढ़ेगा तो यहां पर होता है द्विवलनीय कपाट। कौन सा होता है बताओ? द्विवलनीय कपाट होता है। कैसा होता है बताओ? द्विवलनीय कपाट। अब देखो ये इसके द्वारा इसके अंदर आ जाएगा, फिर दबाव बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा, और यहां पर भी कैसा आ जाएगा? O2। अब ये कौन शुद्ध हो चुका है ना। अब देखो यहां पर वापस से इसका एरिया क्या हो गया बताओ? कम हो गया। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? जहां से आपने इस खून को उठाया था शुरुआत में, खराब खून को, ये खून क्या करेगा? वापस वहां पे चला जाएगा। समझ गए? और उस वाले भाग में आपके पास शुद्ध खून को प्रवाहित कर देगा और आपका अंग सही प्रकार से काम करेगा। समझ गए आप? तो मैंने आपको बता दिया शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। अशुद्ध शिरा में। अपवाद क्या था? फुफ्फुसे धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। और फुफ्फुसे शिरा में शुद्ध। फुफ्फुसे शिरा में शुद्ध बहता है। तो मेरी तरफ से रक्त परिसंचरण तंत्र खत्म हो चुका है। आपका काम बचा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।